नमस्ते बच्चों, आपका स्वागत है आपकी विज्ञान की कक्षा में। मैं आपकी विज्ञान के अध्यापक दीपिका सिंह आज आपको विज्ञान में पाठ 7 है, कक्षा 6 का पाठ 7 जीवों में अनुकूलन, उसके बारे में आपको बताऊंगी। तो जो ये जीवों में अनुकूलन है उसका लर्निंग आउटकम है कि बच्चे अनुकूलन की अवधारणा को उदाहरण से बता लेते हैं। बच्चे जंतुओं में स्थलीय, जलीय तथा वायवीय अनुकूलन के बारे में उदाहरण सहित बता लेंगे। तो आज आपको मैं जीवों के अनुकूलन के बारे में बताऊंगी और आगे बढ़ते हैं पाठ में। और तो यहाँ पर आपको कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं बच्चों, देखिए इन चित्रों में आपको क्या दिखाई पड़ रहा है। मछली, इसमें चिड़िया, और ये बंदर, ये चीता और ये ऊंट। तो आप इन चित्रों को देख करके ये बताइए कि इन चित्रों में आपको कुछ अंतर दिखाई पड़ रहा है या महसूस हो रहा है। मछलियां पानी में रहती हैं और जो पक्षी हैं वो खुले आकाश में उड़ते हैं, और बंदर जो एक डाल से दूसरी डाल में कूदता रहता है। और टाइगर आपने देखा है कि ये कहाँ पर स्थल पे पाया जाता है। और रेगिस्तान जहाँ पर कोई भी जीव नहीं पाए जाते वहां पर हमारा ऊंट बहुत आसानी से चल फिर लेता है और वहां पर रहता है। तो आपने देखा कि कैसे एक जगह से दूसरी जगह में जीव अलग अलग तरह के पाए जाते हैं। तो जो ये जीव एक स्थान से दूसरे स्थान पर पाए जा रहे हैं, मतलब कुछ इनमें कुछ ऐसे लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं जिससे वो विशेष परिस्थिति में रहने के लिए अनुकूलित हो जाते हैं। इसे ही जीवों में अनुकूलन कहते हैं। एक तरह के जीवों में भी अगर स्थल का जीव एक जगह पर कई जगह पर पाया जा रहा है और उसमें विभिन्न लक्षण पाए जाते हैं, तो इसका मतलब ये भी है कि उनमें भी अनुकूलन हुआ है वहां के क्षेत्र के अनुसार। तो अब आपने देखा कि ये जो जीव हैं विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न तापक्रम, क्योंकि जो हमारा वातावरण का जो तापमान है वो भी विभिन्न होता है, तो उस तापमान पर, विभिन्न तापमान पर जीव अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के मौसम आते हैं, उन मौसम में हम क्या करते हैं, सर्दी, गर्मी, बरसात, तो विभिन्न प्रकार की इन ऋतुओं में भी हम विभिन्न प्रकार की चीजों को लेकर के अपने शरीर को, तापमान को बनाए रखते हैं कि जिसके अनुसार हम अनुकूलित हो सके उस वातावरण में रहने के लिए। तो यही है कि हम जो है अपने आप को किसी भी विशेष वातावरण के अनुकूल ढाल लेते हैं, उसे ही अनुकूलन कहते हैं। अब क्योंकि ये अनुकूलन किसमें पाया जाता है, सजीवों में पाया जाता है और इसका रूपांतरण भी होता है। तो वास स्थान, पहले तो हम ये देख लें कि हमारा वास स्थान किसे कहते हैं। वास स्थान या उसे कहते हैं जहां पे पर्याप्त भोजन, सुरक्षा, प्रजनन तथा सभी अनुकूल दशाएं उपलब्ध हों, उसे उसका वास स्थान कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने परिभाषा लिखी हुई है, क्या लिखी है, वह स्थान जहां किसी जीवधारी को पर्याप्त भोजन, सुरक्षा, प्रजनन तथा सभी अनुकूल दशाएं उपलब्ध होती हैं, उसे उसका वास स्थान कहते हैं। तो आपको समझ में आया कि हम जहां रह रहे होते हैं उसे वास स्थान कहते हैं। और प्रत्येक जीवधारी कहीं ना कहीं एक निश्चित वास स्थान पे जरूर रहता है। अब अनुकूलन के बारे में जाने, जैसे मैंने आपको बताया कि विशेष वातावरण के अनुकूल अपने आप को ढा लेना, उन्हीं दशाओं के अनुसार अपने आप को उसी वातावरण में परिवर्तित कर लेना ही अनुकूलन कहलाता है। तो यहाँ पे अनुकूलन की मैंने परिभाषा लिखी हुई है। प्रत्येक जीवधारी को किसी निवास स्थान पर रहने के लिए उपयुक्त दशाएं आवश्यक होती हैं। इन्हीं आवश्यक दशाओं के अनुसार जीवधारियों में अपने को ढालने की क्षमता का विकास होता है, जिसे अनुकूलन कहते हैं। तो अब आपको अनुकूलन की परिभाषा अच्छे से समझ में आ गई होगी कि कैसे अनुकूलन की परिभाषा को हम परिभाषित करेंगे। आकृति, आकार, रूप, रंग, संरचना तथा आवास संबंधी लक्षणों में ऐसा परिवर्तन जो सजीवों को विशेष पर्यावरण में सफलतापूर्वक जीवित रहने में सहायक होता है, अनुकूलन कहलाता है। तो आपने देखा यहाँ पक्षी के कई प्रकार के चित्र दिखाए गए, जिसमें डक है, वार्बेलर है, पैरेट है, ईगल है, स्पैरो है, ब्लैक बर्ड है, पेलिकन है। सबकी चोंच अगर आप देखें तो सबकी चोंच विभिन्न आकार की बनी हुई है। जिस प्रकार का ये भोजन लेते हैं, कुछ कड़े अनाजों को खाते हैं, कुछ हल्के अनाजों को खाते हैं, उसी अनुसार इनकी चोंच का निर्माण हुआ है, क्योंकि ये अनुकूलन उन पक्षियों में विशेष प्रकार की परिस्थितियों में हुआ है। इसी तरीके से यदि हम एक चित्र और देखें तो यहाँ पर देखेंगे कि एक तोते की प्रजाति में भी विभिन्न प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। जैसे यहाँ पे ब्लू और गोल्ड पैरेट है और सबका कलर अलग अलग है, थोड़ा सा चोंच का साइज अलग अलग है, रेड शोल्डर है, रेड बेल्ट है, स्पाइक्स है और मिलिट्री है। तो ये तोते की भी विभिन्न परिस्थिति के अनुसार तोते का रंग और चोंच भी विभिन्न
होती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतु विशेष प्रकार के क्षेत्र के अनुसार ही अनुकूलित हो जाते हैं और उन्हीं विशेष प्रकार के क्षेत्र के अनुसार ही लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। तो अब आपने देखा कि कैसे ये जीव अपने आप को उस परिस्थिति के अनुसार ढाल लेते हैं जहां पे उन्हें रहना होता है। एक चित्र ये भी है स्नेक विनोम का। अगर आप देखें तो ये स्नेक जो है इसकी स्नेक विनोम में तो इसकी ये विनोम कैनाल पाई जा रही है। इसमें ही ये इसकी जहर की ग्रंथि पाई जाती है जिसके अनुसार ये जहर का स्राव करता है। अगर आप देखें इसका पूरा चित्र तो ये विशेष परिस्थिति के अनुसार जैसे जैसे ये विनोम विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाते हैं और इनके जहर का पाए जाना का लक्षण भी सब अलग अलग होता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि कुछ जीवों के उदाहरण लेकर के कि कैसे इनकी आकृति, रंग और संरचना के आधार पर ये अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं। यदि हम बात करते हैं अनुकूलन की तो अनुकूलन कई प्रकार का होता है। कौन सा होता है? जलीय अनुकूलन, स्थलीय अनुकूलन, मरुस्थलीय अनुकूलन और वायवीय अनुकूलन। एक एक के बारे में हम बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि ये विभिन्न प्रकार के अनुकूलन क्या होते हैं। सबसे पहले हम जलीय अनुकूलन की बात करते हैं। तो सोचिए जब आप काफी देर तक आपकी मम्मी और या दादी कपड़े धो रही होती हैं तो हाथ का क्या हाल हो जाता है? हाथ की उंगलियां क्या होती हैं? खाल सिकुड़ जाती है। तो सोचिए जो जीव पानी में रह रहे हैं हमेशा से वो कैसे उसमें वास करते हैं, क्योंकि उनमें कुछ विशेष प्रकार के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं कि वो पानी में रहने के लिए तत्पर रहते हैं और वो पानी में ही रहते हैं। अगर हम कुछ उदाहरण देखें जैसे मछली, ऑक्टोपस, पाइला, समुद्री घोड़ा है, ये सभी जीव जो है कहाँ पर पाए जाते हैं? जल में पाए जाते हैं। विभिन्न तरह की मछलियां हैं, रंगीन शार्क मछली है और समुद्री घोड़ा है। इस तरीके के बहुत सारे जीव जो हैं वो जल के अंदर पाए जाते हैं। और अगर पानी को भी हम देखें तो कहीं का पानी बहुत खारा है, कहीं का पानी खारा नहीं है, मीठा पानी है। पानी में भी बहुत तरीके के अंतर पाए जाते हैं। कहीं का पानी थोड़ा ज्यादा गंदा है जहां पर जीव जंतु पाए जा रहे हैं। तो ये जीव जंतु अपने आप को उस पानी में रहने के लिए अनुकूलित कर लेते हैं। अब वो कौन से अनुकूलित लक्षण हैं जो उनमें उत्पन्न होते हैं, आइए देखते हैं। यदि हम जलीय जीव की बात करें तो जलीय जीव जो होते हैं उनके ऊपर जो है ना शल्कमय एक रचना बन जाती है और उनका जो आकार हो जाता है वो नौकामय हो जाता है। नौकामय जिससे कि वो पानी को चीर करके पानी में एक जगह से दूसरी जगह तक चल फिर सकें। उसके साथ साथ इसमें फिन्स पाए जाते हैं कि पानी में ये आसानी से तैर सके। अब सोचिए कि क्या पानी में रह करके अगर हम तैरना चाहते हैं और हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो हम क्या करेंगे? आंखों का इस्तेमाल करेंगे। तो यदि हम आंखें खोल के पानी में रखते हैं और हमारी आंखों में पानी चला जाता है तो कितना नुकसान होता है ना। लेकिन जलीय जीवों की आंखों पर एक पटल पाई जाती है जिसके द्वारा उनकी आंखों में पानी नहीं जाता है। तो आपने देखा कि कैसे जलीय जीवों में विशेष लक्षण पाए जाते हैं जिनके अनुसार ही वो पानी में रहने के लिए अनुकूलित हो जाते हैं। तो अब आप बताइए कुछ उदाहरण जो मैंने आपको बताया जलीय जीव में रहने वाले जंतुओं के। बताइए। आपने तो बहुत सारे देखे होंगे। बहुत सारे घरों में तो मछलियां पाली जाती हैं। विभिन्न तरह की मछलियां होती हैं। गोल्ड फिश, पैरेट फिश बहुत सारी होती हैं। वेल, मगरमच्छ को आपने भी पानी में देखा है। मेढक को भी आपने पानी में देखा है। लेकिन मेढक स्थल पर भी पाया जाता है जिसके बारे में मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। तो आपने देखा कि कैसे हम पानी में रह सकते हैं। यदि ये लक्षण हम लोग भी अपने शरीर में उत्पन्न कर लें तो हम लोग भी पानी में रह सकते हैं। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, ये लक्षण सारे जीव जो हमारे जलीय जीव हैं उनके पास हैं तो वो पानी में आसानी से रहते हैं। अब आगे आते हैं वायवीय जीव पर। चलिए पानी में तो हम रह लिए, अब चलते हैं उड़ते खुले आकाश में। क्या आप उड़ सकते हैं? नहीं। कोशिश करें, नहीं उड़ सकते। बैलून तो आसानी से उड़ जाता है। क्यों उड़ जाता है? क्योंकि वो हल्का होता है और उसमें गैस भरी होती है जो कि उसको आकाश में उड़ा करके ले जा सकती है। हम क्यों नहीं उड़ सकते? कभी सोचा है आपने? नहीं सोचा। चलिए पहले हम जान लेते हैं कि वायवीय जीव के लक्षण वगैरह क्या हैं, उसके बाद हम सोचेंगे कि हम क्यों नहीं उड़ सकते। तो वायवीय जीव क्या होते हैं? वायवीय जीव वे होते हैं जो वायु में रहने वाले जीव हैं, उन्हें वायवीय जीव कहते हैं। ये आकाश में इसलिए उड़ लेते हैं क्योंकि इनमें पक्षियों का जो आकार होता है कैसा होता है? हल्का सा होता है और छोटा होता है। इनमें अस्थियां जो पाई जाती हैं वो कैसी होती हैं? उनकी अस्थियां खोखली होती हैं। कैसी होती हैं? खोखली होती हैं। अब इनके फेफड़े में जुड़े वायुकोश होते हैं। फेफड़े में क्या होता है? जुड़े वायुकोश होते हैं। अग्रपाद का पंखों में रूपांतरण होता है।
कि क्या होता है, पंखों में रूपांतरण होता है, क्योंकि ये इतने हल्के होते हैं कि आकाश में आसानी से उड़ जाते हैं। और इनमें 2 पंख भी पाए जाते हैं जिसके आधार पर ये आकाश में उड़ते हैं। उसके साथ साथ फेफड़ों के साथ 2 वायुकोश होते हैं जिससे इन्हें उड़ने में आसानी होती है। तोते को देखा है, बहुत अच्छे से मिट्ठू मिट्ठू बोलता है। अगर आपने उसे पाल रखा है अपने घर में तो वो पिंजरे में होगा, यदि उसे खोल दीजिए तो क्या होगा, आकाश में उड़ जाएगा। कौवा, चिड़िया और बहुत सारे ईगल, इतने सारे जीव आपने जो देखे हैं, गौरैया, कबूतर। कबूतर तो आपको आपके घरों में खिड़कियों पर भी आते हुए मिल जाते हैं, आप उनको दाना डालते हैं तो देखा है कि वो कैसे आते हैं और फट से उड़ जाते हैं। क्या कारण है उनका, क्योंकि उनका आकार, उनके अग्रपादों का पंखों में रूपांतरण, फेफड़ों में वायुकोश, ये सब जो लक्षण है इसके आधार पर ही वो वायु में उड़ते हैं। और हम इसीलिए नहीं उड़ पाते क्योंकि हम बहुत ही भारी शरीर के हैं। यदि हमारा भी शरीर हल्का हो जाए और ये सारे लक्षण उत्पन्न हो जाएं तो शायद हम भी उड़ सकते हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से वायवीय जीव वातावरण में उड़ने के लिए अनुकूलित होते हैं। अब बात करते हैं, चलिए अभी हमने बात करी जलीय जीवों की और वायु में रहने वाले जीवों की। अब बात करते हैं पेड़ पे रहने वाले जीवों की। बताइए कुछ उदाहरण जो पेड़ पे रहने वाले जीव हैं और आपने अपने आसपास जरूर देखे होंगे। जी हाँ, बंदर। बंदर देखा है आपने, घर के आसपास आपके रहता है और इधर से एक डाल से दूसरी डाल पर उछलता और कूदता है। तो आपने देखा कि किस तरीके से वो इधर से उधर कूदता है। उसमें कुछ विशेष लक्षण होंगे, लंबी सी पूंछ का होना, उसके हाथों का, उसकी जो उंगलियां हैं उसकी ग्रेस्पिंग पावर कितनी मजबूत है कि वो एक डाल से दूसरी डाल पर आसानी से कूद जाता है। और कौन कौन सा है, कोला बियर। जी हाँ, कोला बियर भी हमारा वृक्ष संबंधी जीव है। गिलहरी, एंट ईटर, ये सारे उदाहरण वृक्ष संबंधी जीव के ही हैं। आइए जानते हैं कि वृक्ष संबंधी जीव कौन से हैं। कुछ जानवर अपना पूरा या अधिकांश जीवन पेड़ों पर ही व्यतीत करते हैं, उन्हें वृक्षवासी जीव कहते हैं। ये वृक्षवासी जीव जो हैं वो, उनमें पूंछ थोड़ा सा लंबी पाई जाती है। वो पूंछ लंबी क्यों होती है, क्योंकि लंबी पूंछ के द्वारा वो शारीरिक संतुलन बना लेते हैं और शारीरिक संतुलन बनाने के साथ साथ वो पेड़ पे एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं। इनमें विकसित पंजे होते हैं और लंबी पूंछ होती है जिसके कारण ये वृक्ष पे रहने के लिए अनुकूलित हो जाते हैं। तो आपने बहुत सारे जीव और भी देखे होंगे। गिलहरी को देखा है, कितनी आसानी से दौड़ती हुई आती है और पेड़ पर चढ़ जाती है। उसके साथ साथ गिलहरी बहुत अखरोट खाती है। देखिए उसके दांत कितने मजबूत हैं, वो एक अखरोट को भी तोड़ करके खा सकती है कि उसके दांत इतने मजबूत हैं कि पेड़ की डालों को भी कहीं ना कहीं कड़े फल जो पौधे में पाए जाते हैं उन कड़े फलों को आसानी से वो चट करके खा जाती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, फिर आते हैं कीटों में उड़ने के लिए अनुकूलन, क्योंकि कीट भी उड़ने वाले जीवों के अंतर्गत आते हैं और कीट भी हवा में रहते हैं। और कीट में किस प्रकार का अनुकूलन पाया जाता है कि हवा में वो आसानी से उड़ सकें। क्यों, आप जैसे अभी आपको मैंने बताया कि ये वायवीय जीव के अंतर्गत आते हैं, तो वायवीय जीवों में क्या होता है, शरीर इनका आकार में छोटा होता है, इनमें 2 जोड़ी पंख पाए जाते हैं, इनमें श्वसन रंध्र पाए जाते हैं। आपने तितली, मधुमक्खी को अपने आसपास देखा होगा ना। मधुमक्खी तो सबने देखी होंगी कि फूलों पे भ्रमण करती हैं और उसका रस चूसती हैं और जाकर के शहद का निर्माण कर देती हैं। कितनी छोटी सी मधुमक्खी और कितने बड़े काम, कितना शहद हमारे काम में आता है। उसके साथ साथ मच्छर, देखिए मच्छर आपने देखा है आकार में इतना छोटा कि कहीं भी बैठ जाए और हमारे खून को चूस लेता है, कई सारी बीमारियां उत्पन्न कर देता है। लेकिन देखिए कैसे ये एक जगह से दूसरी जगह आसानी से उड़ जाता है। क्यों उड़ जाता है, क्योंकि इनमें वो शारीरिक लक्षण पाए जाते हैं जिसके द्वारा ये उड़ने के लिए अनुकूलित होता है। चलिए और उदाहरण बता दीजिए। मक्खी भी एक उदाहरण है हमारे कीटों में जो कि उड़ने में काम आती है। और इस तरीके से आपने देखा बहुत सारे जीव हैं जो उड़ने के लिए अनुकूलित होते हैं। तितलियां हैं और हमारी मधुमक्खी हैं, घरेलू मक्खी है और मच्छर है और इस तरीके के ग्रीन एंटीटर है जो भी उड़ते हैं। सब इस तरीके के जीव उड़ने के अनुकूलित होते हैं। अब बात करते हैं स्थलीय जीवों की। स्थलीय जीवों की अभी मैंने आपसे बात की जलीय जीवों की, आपसे मैंने बात करी कौन से, जलीय जीवों की। फिर वायवीय जीवों की बात की जिसमें मैंने आपको उनके लक्षण बताए कि वो कैसे वायु में रहते हैं, कैसे जल में रहते हैं।
अब बात करते हैं स्थलीय जीव की। हम लोग भी स्थलीय जीव के अंतर्गत आते हैं कि नहीं आते हैं, क्योंकि हम लोग कहाँ रहते हैं, हम लोग स्थल पर रहते हैं। तो स्थल पर रहने वाले जीव क्या कहलाते हैं, स्थलीय जीव कहलाते हैं। यदि हम इनके लक्षणों की बात करें तो इनमें सारे जो जितने भी अंग तंत्र होते हैं वो बहुत ही विकसित होते हैं। जैसे सांस लेने के लिए फेफड़ों का विकास, और क्या है, चलने के लिए पादों का विकास, और भोजन, विभिन्न तरीके के भोजन को ये ग्रहण करते हैं और उसी के अनुसार उनमें लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे कि अगर आप शेर को देखें तो शेर क्या है, मांसाहारी है, और कुछ शाकाहारी जीव भी हैं जैसे खरगोश वगैरह, ये सभी स्थलीय जीव के अंतर्गत आते हैं। तो ये सब क्या होता है कि कुछ घास फूस खाते हैं, घास वगैरह या हरी पत्तियों पर आश्रित होते हैं, और कुछ जीव जंतु मांसाहारी होते हैं, क्योंकि मांस को फाड़ के खाना बहुत मुश्किल होता है ना। तो इनमें उसी प्रकार के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं कि वो उसी अनुसार उस प्रकार के भोजन को खा सकते हैं, और रहने के अनुसार भी इन जीवों में उस प्रकार से अनुकूलन हो जाता है। जैसे कि यदि आप हाथी के बारे में देखें, हाथी भी एक तरीके का स्थल जीव है, और अगर इनको हम देखते हैं तो कई विभिन्न क्षेत्रों में हाथी पाया जाता है। कहीं सफेद हाथी होता है, कहीं लाइट ब्राउन हाथी होता है, कहीं और भूरे कलर का डार्क ब्राउन हाथी होता है। तो सब में विशेष प्रकार के लक्षण होते हैं। दांतों का जो आकार होता है, आपने देखा होगा हाथी में 2 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। एक जो बाहर होता है, उस बाहर आकार की जो दांत होता है उसमें भी विभिन्न प्रकार से अनुकूलन पाया जाता है विशेष क्षेत्र के अनुसार। तो यहाँ हमने बताया आपको कि स्थल पर भी रहने के अनुसार भी जीवों में अनुकूलन पाया जाता है कि विभिन्न प्रकार के वातावरण में वो कैसे अपने वातावरण के अनुसार कैसे अपने आप को अनुकूलित करके वहां पर रह सकते हैं। ऐसे ही जीवों के साथ साथ हम पौधों में भी देखते हैं कि पौधों में भी विभिन्न प्रकार का अनुकूलन पाया जाता है कि पौधे भी विभिन्न वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं। यहाँ पर हम जीव की बात कर रहे हैं तो आज हम जीव पर ही चर्चा करेंगे। तो जैसे विभिन्न प्रकार के टाइगर भी कई प्रकार के होते हैं, लियोपर्ड भी कई प्रकार के होते हैं कि क्षेत्र के अनुसार आकार में भी विभिन्नता होती है और उनके लक्षणों में भी विभिन्नता पाई जाती है। तो इस प्रकार आपने देखा कि कैसे जीव विभिन्न जो स्थल पे रहने वाले जीव हैं अपने आप को ढाल लेते हैं। सबसे अच्छा उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगी बफेलोज का, यानी भैंस का, जो आपके आसपास हैं। कुछ भैंस ऐसी हैं जो आकार में बड़ी हैं, रंग के अनुसार भी अलग अलग हैं। गायें भी ऐसी हैं और विभिन्न क्षेत्र के अनुसार उनमें दुग्ध का उत्पादन भी उसी अनुसार होता है। तो आपने देखा कि कैसे ये अनुकूलित हो जाती हैं और इसे ही अनुकूलन कहते हैं कि विशेष क्षेत्र में रह करके वो कैसे उस क्षेत्र के अनुसार अपने आप को ढाल लेती हैं। तो ये ही अनुकूलन कहलाता है। अब बात करते हैं मरुस्थलीय अनुकूलन की। जीवों में जो स्थलीय जीव हैं उसके साथ साथ क्योंकि मरुस्थलीय अनुकूलन कहाँ पर आता है, जहाँ पर विशेष क्षेत्र में बालू वगैरह पाई जाती है, उस बालू में सभी जीव जंतु आसानी से नहीं दौड़ सकते। क्या आप वहां पर दौड़ सकते हैं? नहीं ना। यदि आप उस क्षेत्र में गए होंगे तो वहां पर चलना भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि चारों तरफ बालू ही बालू होती है। वहां पर एक जानवर पाया जाता है, ऊंट, जिसे रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। आपने सुना है ना, रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं? रेगिस्तान के जहाज को ऊंट के द्वारा ऊंट ही बताया जाता है, क्योंकि वो वहां पे आसानी से दौड़ सकता है, चल सकता है और रह सकता है। और रहने के लिए उसमें क्या अनुकूलन पाए जाते हैं, क्योंकि वहां का तापमान क्या होता है, अधिक होता है, और पानी की बहुत कमी है वहां पर। तो वो क्या करते हैं, उनके अपने अंदर पानी को अवशोषित कर लेते हैं और कुछ दिनों तक वहां पर रह सकते हैं। क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि आपको कुछ दिन पानी ना मिले तो आप रह पाएंगे? कुछ समय के लिए तो सही, लेकिन कुछ समय बाद आपको भी पानी चाहिए। लेकिन ये है कि वहां पर रहना बहुत मुश्किल है। ऊंट एक ऐसा जंतु है जो वहां पर आसानी से रह सकता है। तो ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है, क्योंकि वह रेगिस्तान की मिट्टी में आसानी से दौड़ लेता है और इनकी मदद से वह उसमें गद्देदार पंजे पाए जाते हैं जो कि धंसते नहीं है बालू में। उसके साथ साथ ऊंट की कुबड़ में वसा होती है। जब ऊंट को कई दिनों तक भोजन नहीं मिलता तब वह इस चर्बी का उपयोग कर लेता है। अब ऊंट के अंदर जो एक ये कुबड़ पाया जाता है, आपने देखा होगा, ये उठा हुआ भाग होता है ऊंट में। तो ये क्या करता है, यहाँ पर ये खाना भी खा लेता है, क्योंकि वहां पर कई पेड़ पौधे कम मात्रा में पाए जाते हैं, तो आपको भोजन भी बहुतायत में नहीं मिलेगा। तो ये वसा को भी अपने अंदर संचित कर लेता है कि कई दिनों तक अगर आपको ना मिले तो आप उस चर्बी से वो उस भोजन को अवशोषित करता रहता है और उसका जीवन चलता रहता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे ऊंट भी रहने के लिए अनुकूलित है रेगिस्तान में। अगर ऊंट की हम बात करते हैं तो ऊंट में भी कई तरह की प्रजातियां पाई जाती हैं। देखा जाए तो कुछ आकार में थोड़े से छोटे होते हैं, कुछ लंबे होते हैं। त्वचा भी निर्भर करती है बालों का, क्योंकि क्या होता है, इन पे जो बाल पाए जाते हैं
इस बालों के अनुसार भी विभिन्न प्रकार के ऊंट भी विभिन्न प्रजातियों के विभिन्न क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। तो मौसम के अनुसार और देखा जाए तो वातावरण के अनुसार ही ये कैसे अनुकूलित होते हैं। अब बात करते हैं आगे उभयचर जीव की। अभी तक मैंने आपको क्या बताया? जलीय जीव, स्थलीय जीव, वायवीय जीव। अब बात करते हैं मरुस्थलीय जीव की भी चर्चा कर चुके हैं। अब उभयचर जीव की बात करते हैं। मैंने आपको मेढक का उदाहरण दिया था जलीय जीव में। जी हाँ, मेढक क्या होता है? पानी में भी रह लेता है और पानी से बाहर भी रह लेता है। और ऐसा कोई और जीव भी है जो दोनों जगह रह सकता है? जी हाँ, क्रोकोडाइल भी है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि बहुत सारे ऐसे जंतु हैं जो उभयचर जीव कहलाते हैं। बुफो, राना टिग्रीना, हायला, सैलामेंडर, इक्थियोपियस, ये सारे जीव क्या कहलाते हैं? उभयचर जीव कहलाते हैं। ये जल या स्थल दोनों में वास करते हैं, इसलिए इन्हें उभयचर जीव कहते हैं। इनका शरीर सिर, धड़, पूंछ में अलग होता है। इनमें गमन हेतु 2 जोड़ी पैर पाए जाते हैं। इनकी त्वचा नम व लसलसी होती है। नेत्र पलक युक्त होती है। बाह्य कर्ण अनुपस्थित होता है। निमेषक पटल व कर्ण पट उपस्थित होते हैं। तो आपने देखा कि क्योंकि पानी में भी रहते हैं, पानी में रहते हैं तो ये स्किन के द्वारा सांस लेते हैं, क्योंकि इनकी स्किन लसलसी होती है और त्वचा नम बनी रहती है, जिसके कारण ये कई समय तक ही पानी में रह लेते हैं और पानी के बाहर भी रह सकते हैं। पानी के बाहर आने पर इनमें नासा छिद्र पाए जाते हैं, जिसके द्वारा ये श्वसन भी करने लग जाते हैं। तो इनमें ये विशेष लक्षण है जिसके आधार पर ये दोनों जगह पर रह सकते हैं। तो आपको आज मैंने क्या सिखाया जीवों में अनुकूलन में? आज मैंने आपसे चर्चा की जीवों में विभिन्न प्रकार के अनुकूलन की। इसी तरीके से पौधों में भी विभिन्न प्रकार के अनुकूलन पाए जाते हैं विभिन्न क्षेत्रों के अनुसार। जल में रहने वाले पौधे, स्थल में रहने वाले पौधे, मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे, विभिन्न प्रकार के पौधे हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में के अनुसार पाए जाते हैं। उनकी चर्चा मैं अगली की कक्षा में करूंगी, जिसमें आपको बताऊंगी विभिन्न प्रकार के पौधों के अनुकूलन के बारे में। आज एक बार और जान लेते हैं कि आज हमने क्या सीखा है। हमने सीखा है वह स्थान जहां पर किसी जीवधारी को पर्याप्त भोजन, सुरक्षा, प्रजनन तथा सभी अनुकूल दशाएं उपलब्ध होती हैं, उसे उसका वास स्थान कहते हैं। जल में रहने वाले जीवों को जलीय जीव, स्थल पर रहने वाले जीवों को स्थलीय जीव, जो जीव जल तथा स्थल दोनों पर पाए जाते हैं उन्हें उभयचर जीव कहते हैं। आकृति, आकार, रंग, रूप, संरचना तथा आवास संबंधी लक्षणों में ऐसा परिवर्तन जो जीवों को विशेष पर्यावरण में सफलतापूर्वक जीवित रहने में सहायक होता है, अनुकूलन कहलाता है। मछली के शरीर पर स्थित जलरोधी शल्क, जलक्लोम, धारा रेखित शरीर जीवन के अनुकूल है। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऊंट कहाँ रहता है? रेगिस्तान में रहता है, इसलिए उसको वहां का जहाज कहा जाता है, क्योंकि उनमें वे लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं कि उसको वहां पर रहने के लिए अनुकूलित करते हैं। पक्षियों में अग्रपाद का पंख में रूपांतरण, खोखली हड्डियां तथा वायु कोश उड़ने में सहायता करते हैं। तो आपने देखा कि आज हमने अनुकूलन के बारे में जाना और विभिन्न प्रकार का अनुकूलन जो जीवों में पाया जाता है उसके बारे में। अब बात करते हैं एक छोटी सी एक्सरसाइज, जिसके आधार पर हम जानेंगे कि आज हमने क्या सीखा। एक तरफ दिया है वायुकोश, शल्क, मेढक, गिलहरी, चिड़िया। दूसरी तरफ है मछली, पादजाल, पक्षी, पंख और वृक्षवासी जीव। स्तंभ का को खा से मिलाना है। वायुकोश किसमें पाए जाते हैं? वायुकोश पक्षियों में पाए जाते हैं कि जिससे वो उड़ सकते हैं। शल्क किस में पाए जाते हैं? मछली में पाए जाते हैं। मेढक क्या है? मेढक में पादजाल पाए जाते हैं, जिसके द्वारा ये पानी में घूम फिर सकता है। गिलहरी वृक्षवासी जीव होता है और चिड़िया के पंख पाए जाते हैं। चलिए, आपने आज की एक्सरसाइज तो अच्छे से कर ली है। आशा करती हूँ अब आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको गृह कार्य देती हूँ। अनुकूलन किसे कहते हैं लिखना है, और मरुस्थलीय अनुकूलन के लिए ऊंट में किस प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं उनके बारे में आपको लिखना है। आप अपनी पुस्तक की सहायता ले सकते हैं। इकाई 7 है पाठ में, तो आप वहां से इसके बारे में और पढ़ लीजिएगा और प्रश्न के उत्तर लिखिएगा। अब आज चलती हूँ, दूसरी कक्षा में आके आपको पौधों के अनुकूलन के बारे में बताऊंगी। तो बच्चों, आज ही धन्यवाद।